चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ चर्चा में आज जो मेहमान है, हमारे साथ इंडो पाक एक्सपर्ट कमर आगा यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट शेष नारायण सिंह यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं और हमारे साथ कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह हैं। कमर आगा साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप अब भी बातचीत की ही पैरवी करेंगे, क्योंकि मामला अब एलओसी और एलएसी का नहीं रहा, अब इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी अशांति हो गई? देखिए, फिलहाल तो बातचीत का कोई सवाल ही नहीं होता, न कोई बातचीत की ऐसी उम्मीद नजर आ रही है। लेकिन यह है कि हमेशा के लिए बातचीत टल भी नहीं सकती। बातचीत एक ऐसी है, नेबर के साथ है, जंग ऑप्शन नहीं है, तो आपको किसी न किसी स्टेज पे बात करना। लेकिन मेरा मानना यह है कि बातचीत के लिए हम लोग को कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी अपनानी चाहिए कि बातचीत भी होनी चाहिए, हाथ में डंडा भी रहना चाहिए, सख्ती से बातचीत या नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का एजेंडा खुद बातचीत के मूड में मुझे नहीं नजर आता शुरू में, इसलिए कि नवाज शरीफ साहब ने बातचीत की चाह रहे थे कि कुछ हो, आश्वासन दिए थे, लेकिन आर्मी जो है वहां पे या सेना है या मिली भी दोनों की मिली भगत है, दोनों की मिल के ऐसा हो रहा है, ये तो अभी पता नहीं है। लेकिन मिली भगत भी होगी तो सेना ही डोमिनेट करेगी। सेना डोमिनेट करेगी और इस वक्त पूरा उनका यह है कि कश्मीर को किसी भी सूरत से दोबारा से इंटरनेशनलाइज करने का मंशा नजर आता है। एक तरफ तो वो सीमा रेखा का उल्लंघन कर रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, दूसरी तरफ कश्मीर के अंदर जो उनके तत्व हैं या जो उनके समर्थक हैं, उनकी मदद से अंदर कश्मीर के अंदर भी झगड़े, फसाद या इस किस्म की चीजें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। वो चाहते हैं कश्मीर लगातार अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बना रहे। फिर उसके बाद अगले महीने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन है, उसमें नवाज शरीफ साहब जाएंगे वहां यूनाइटेड नेशन सेशन में कश्मीर को दोबारा से वो उठा लेंगे। फिर उसके बाद इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन में उनका ले जाने का इरादा होगा, वहीं पे मीटिंग होगी फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे, वहां ये उठाएंगे और इसको अंतर्राष्ट्रीय पटल पे दोबारा से लाने की एक कोशिश है। अफगानिस्तान भी उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बना हुआ है मुद्दा। अफगानिस्तान से ट्रुप जा रहे हैं, तो एक तरफ वो कश्मीर और दूसरी तरफ अफगानिस्तान लगातार मैं समझता हूं कि उन दोनों को ये अगले 5 साल तक इसी तरह बने रहेंगे। हमको एक लंबी नीति की जरूरत है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में हमें सोचना होगा, रिव्यू करना होगा। ये आपने बहुत अच्छा कहा कि बातचीत की प्रक्रिया बंद नहीं हो सकती, लेकिन बात अगर जबान पर है तो हाथ में डंडा होना जरूरी है। अखिलेश प्रताप सिंह, एक कहावत है, आपने भी सुनी होगी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये बात सरकार को समझ में क्यों नहीं आ रही अब? नहीं, सरकार को खूब ठीक से समझ में है और कोई पाकिस्तान के बारे में एनालिसिस या रिसर्च करके जानकारी हासिल करने की आवश्यकता नहीं है। सबको पता है कि पाकिस्तान क्या रुख है हमारे साथ और पाकिस्तान के इलेक्टेड पॉलिटिकल हुक्मरानों की क्या हैसियत है और वहां जो असली सत्ता जिसके पास है उनका क्या हुक्म है। अब ये कई रीजन हो सकते हैं। एक रीजन जो अभी आगा साहब ने बताया, ये महत्वपूर्ण रीजन है, ये भी हो सकता है। एक रीजन ये भी हो सकता है कि नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, उन्होंने बहुत सी चीजें पीस टॉक की तमाम ऐसी बातें कर दी थी, तो जो वहां पर दूसरे पक्ष हैं वो जो डोमिनेट करते हैं वो एहसास कराना चाहते होंगे कि भाई मेरे बगैर पूछे या मेरी बगैर रजामंदी से सब चीजें तुम नहीं कर सकते हो। रियल कंट्रोल तो मेरे हाथ में है, देख लो मैं दिखा रहा हूं। नहीं, लेकिन अखिलेश जी यहाँ पर तस्वीर ये है ना कि वहां की सरकार को वो ताकतें एहसास कराने के लिए हमारे सीने पर गोलियां दाग रही हैं और नतीजा ये हो रहा है कि हमारे उप उच्चायुक्त को वहां बुलाकर तलब किया जा रहा है, हमारी बीएसएफ को काबू में और औकात में रहने की सलाह दी जा रही है। मैं यही कह रहा हूं कि वो उनका अपना प्रॉब्लम्स है, अपने मसाइल है, उसको इस तरह से देखते होंगे, करते होंगे, वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन ये महत्वपूर्ण भी है कि वो इस इश्यूज को हमेशा इंटरनेशनल फोरम पे जिंदा रखना चाहते हैं। इसीलिए हमारे उच्चायुक्त को बुलाते हैं कि ये मैसेज जाए कि गलती इधर से हुई थी। वो क्यों, रीजन उसके हैं क्योंकि वो एक हमारा जो उनका रिश्ता है, उसके अलावा भी उनके जो अपने इंटरनल और इंटरनेशनल रीजन्स हैं उससे माइंड डाइवर्ट करने के लिए भी अपने आप को इस तरह की चीजें से दिखाते रहते हैं। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान की स्ट्रेटजी काफी सख्त है इस मामलों पे। हम अब ये बात अलग है कि इधर ज्यादा मीडिया में जब आने लगता है तो बहुत सी चीजें नई जानकारी में होती थी जो अब होने लगी हैं। हमारे बॉर्डर पे या हमारे जो इस लेवल के कमेटियां हैं वो इससे निपट लेती हैं और काफी सख्ती से निपटती हैं। जो शब्द अभी इन्होंने यूज किया था आगा साहब ने कि जबान पे बात हो और हाथ में स्टिक हो, कमोबेश वो स्थिति है, इनको भी पता होगा। और जो कुछ आर्मी के अगर मेरा ख्याल है शेष नारायण सिंह आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे। शम बजौरिया पूछ
जी, मेरा ख्याल है शेष नारायण सिंह आपकी बात को नहीं मानेंगे। शेष नारायण जी, आपको लगता है कि ये पाकिस्तान जो चाहता है वो सब कर रहा है, बदले में हम उतने स्ट्रिक्ट हैं जितना हमें होना चाहिए, जैसा अखिलेश जी कह रहे हैं स्ट्रेटेजिकली हम बहुत स्ट्रांग हैं? नहीं, दरअसल दुर्भाग्य इस देश का है कि जो जवाहरलाल नेहरू के समय में जो विदेश नीति की बुनियाद पड़ी थी, इनके मौजूदा रूलिंग पार्टी में उससे डाइवर्जन का फैशन हो गया। तो पाकिस्तान से हमारा रिश्ता जो है वो शुरू में जो था वो हमने देखा, लड़ाइयां कर देते थे, बनने के पहले ही हाथ कबायलियों के बहाने सेना भेज दी थी जिन्ना ने, और उसके बाद अयूब ने हमला किया, उसके बाद फिर 71 का कत्लेआम हुआ बांग्लादेश में। तो उस सब के बाद भी, और उसके बाद जो डिप्लोमेसी है, ठीक है, हम इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं कि बातचीत होती रहनी चाहिए, लेकिन इन लोगों को ये जो मौजूदा नवाज शरीफ साहब हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर, ये इसके पहले भी प्राइम मिनिस्टर रहे, तो अगर मुझे मालूम है और ऐसे ही जो लोग अखबार पढ़ के और दीगर मालूमात से जिनको मालूम है, स्टडी अफेयर्स के रिसर्च जर्नल्स पढ़ के जिनको मालूम है कि ये जो नवाज शरीफ है ये हाफिज सईद की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। हाफिज सईद जो है ये जियाउल हक के दीनियात के एडवाइजर थे, काहिरा यूनिवर्सिटी से 1978 में आए थे, और 78 में आके ये जो मौजूदा चीफ हैं ये इसके यहाँ इसका झोला ढोते थे, और ये हाफिज सईद ही नवाज शरीफ को लेके गए थे जियाउल हक के दरबार में कि सरकार इसको अपना चेला बनाओ। तो ये क्यों नहीं मानते कि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो हाफिज सईद का चेला है एक तरफ। इसीलिए शायद शेष नारायण जी, इसीलिए पिछले दिनों हमारे कार्यक्रम में टुनाइट विद दीपक चौरसिया में उनके प्रवक्ता ने, जो नवाज शरीफ के करीबी भी हैं और उनकी पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमारे पास इस तरह के कानून नहीं है जो हम हाफिज सईद को सलाखों के पीछे डाल सके, और न ही हमारी अदालतें उनके खिलाफ सबूत मान पाई हैं। अरे वो अदालत क्या, वो बदलने के कानून, वो हाफिज सईद को इंटैक्ट रखने के लिए। हाफिज सईद जो है वो ये लोग लेफ्टिनेंट कैप्टन लेवल के कयानी वयानी थे, तो इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग कराते थे वो, और ये इनको उन्होंने पॉलिटिक्स में ब्रेक दिया। ये तो व्यापारी हैं नवाज शरीफ साहब। तो जियाउल हक के चेलों की सरकार है बाबू इस वक्त, चाहे फौज हो और चाहे सिविलियन हो, और उसको ये लोग इंटरनेशनल लेवल पे, भाई अटल जी के टाइम में जब कारगिल हुआ था तो वो तो ये कह के निकल जाने वाले थे कि मुशर्रफ ने किया, हमने नहीं किया, और टॉलबोट थे वहां पे, और जसवंत से जाके जब नवाज शरीफ गए सफाई देने वहां क्लिंटन के दरबार में, तो क्लिंटन दफ्तर से उतरे और खड़े हुए, कार में घुसने के पहले इनसे 1.5-2 मिनट बात की और कहा कि लड़कों को सब तुम कारगिल की पहाड़ी खाली करो। ये कोई लाठी चली थी वहां, और वो बात ये लोग क्यों नहीं कर सकते? क्या कर लेगा पाकिस्तान भाई? आप जो एकदम जियाउल हक के विरासत पे जो पॉलिटिक्स चल रही है, जो इंटरनेशनल ठीक है, बातचीत डिप्लोमेसी करेंगे, वॉर कोई ऑप्शन नहीं है, जैसा कमर ने कहा, हम लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, हम वॉर के खिलाफ हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो डिप्लोमेसी के हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं, उस आदमी को हम प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं? उसको एक्सपोज करिए भाई, वो पाकिस्तानी फौज का ही एक हिस्सा है जो आदमी इस वक्त इलेक्ट होके यानी वहां का प्रधानमंत्री बना हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो लगता है कि कांग्रेस को और सरकार को, पूरे देश को फोकस ये करना चाहिए कि ये सो कॉल्ड सिविलियन सरकार का जो शिगुफा है इसको बालाए ताक रखें, और श्रीमान जी को बताएं कि महाराज औकात में आओ, और तुम अगर ठीक से बिहेव नहीं करोगे तो हम वही करेंगे जो कि क्लिंटन के दरबार में आपकी बेइज्जत कराई गई। जी कमर आगा साहब, इसका ये मतलब हुआ कि नवाज शरीफ अगर किसी भी तरीके से दोस्ती की बात करते हैं तो फिर उसको एक सिरे से नकारा जा सकता है, इस पर ये भरोसे के काबिल नहीं है? देखिए, बहुत मुश्किल है। जैसा अभी शेष नारायण सिंह ने बताया, इनका बैकग्राउंड बहुत ही कंजर्वेटिव है। इनका ताल्लुक जमात इस्लामी जैसे कट्टरपंथी वहाँ के जो संस्था है, पॉलिटिको रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं, उससे है। इनका फैमिली जो है वो भी बहुत कट्टरपंथी है, तबलीग के साथ जुड़ी हुई है। इनके जाती रिलेशन जो है जमात-उद-दावा यानी हाफिज सईद जैसे अभी ने बताया, तालिबान और दूसरे कट्टरपंथी, तालिबान के ज्यादातर ग्रुप से है। हालांकि जो वहाँ की सेना है उसके सारे तालिबान ग्रुप, कुछ तालिबान ग्रुप ऐसे भी हैं जो उसके खिलाफ है, लेकिन नवाज शरीफ एक अकेले आदमी है जिसका संबंध तालिबान के सभी ग्रुपों से है। यही नहीं बल्कि जमात-उद-दावा को तकरीबन 61 मिलियन रुपीस की एड भी दी गई है। पंजाब सरकार ने, इनके भाई जिसके चीफ मिनिस्टर हैं उन्हीं ने दी है। तो ये बहुत ही कट्टरपंथी है, लेकिन साथ में
ये बिजनेसमैन भी हैं, तो ये चाहते हैं कि बातचीत चलती रहे, जो सेना भी चाहती है। दूसरी तरफ ये भी चाहते हैं कि किसी सूरत से ट्रेड रिलेशन हिंदुस्तान से अच्छे हो जाएं तो पाकिस्तान का भी फायदा होगा और इनकी फैमिली का खुद बहुत बड़ा उसमें फायदा इनको नजर आता है। अगर ट्रेड बढ़ता है तो हिंदुस्तान नहीं बल्कि यहाँ से बांग्लादेश तक जाएगा इनका सामान और चीजें, तो इसमें वो थोड़े से इंटरेस्टेड हैं। लेकिन पाकिस्तान की सेना का अलग एक मंशा है, उसका अलग एक हमेशा से एक रिकॉर्ड होता है, वो अपनी हिसाब से चलती है। और इस समय पाकिस्तान की सेना, सिविलियन गवर्नमेंट और वहां के रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट जो है, ये तीनों एक ही टाइप के लोग हैं। नवाज शरीफ साहब का सेना से बहुत घनिष्ठ संबंध है और ये इनके जो कुछ रिलेशन खराब हुए थे वो जनरल परवेज मुशर्रफ से हुए थे, बाकी सेना से इनका कोई लेना देना नहीं था। सबसे ये सेना के साथ ये हमेशा इनका अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा है और ये इस समय भी इनका, ये तीनों लोग पंजाब से हैं, रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट भी पंजाब के मुसलमान वहां कंट्रोल करते हैं और सेना में भी उनका वर्चस्व है और सिविलियन गवर्नमेंट भी उन्हीं के पास में है। और इस समय पूरी कोशिश पाकिस्तान में ये हो रही है कि पूरे मुल्क को तालिबानाइज करने की कोशिश हो रही है और काफी हद तक ये कामयाब हो चुके हैं। पीपीपी, एएनपी जो सेकुलर जमातें थी या ठीक है। मैं इसी से जुड़ा सवाल अखिलेश जी से पूछूंगा। अखिलेश जी, अगर पाकिस्तान में इस तरह की तैयारी हो रही है और अगर हम ये चाहते हैं कि बातचीत के जरिए मसलात का हल हो, तो फिर बातचीत आप इन हालात में किससे करेंगे? देखिए, हमारे देश का एक कलेवर है कि हम पहले पीस प्रोसेस के हर नाम से अडॉप्ट कर लें। कोई हमें ये ना कहे कि हम तो चूंकि अभी नई नई सरकार चुन के आई है, तो अब तो कोई ये ना कहे कि अभी हम आए हैं, हम बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि अब तो पीस प्रोसेस की भी अब तो तो हो रहा है, स्टेप लिए जा। देखिए ऐसा नहीं है कि चैनलों पे डिस्कस करके फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसीज की चीजें होती हैं, अंदर खाने में हो रही है, उसको रिजल्ट दिखेगा आपको। तो वो चीजें महत्वपूर्ण होती है कि इंटरनेशनली ये न लगे कि हमने कुछ नहीं किया। अब आज क्या है, आज जिस स्थिति जो माफी चाह रहा हूं, आपको रोकूंगा, लेकिन उसका असर जो भी पीस प्रोसेस चल रहा होगा, ये जो भी अंदर खाने आपने कहा जिसको डिस्कस हम चैनल पे नहीं कर सकते और जो भारत सरकार की तरफ से चल रहा होगा, उसका नतीजा ये है कि एलएसी पर चीन का तनाव बढ़ता जा रहा है, एलओसी पर पाकिस्तान का, और अब मामला इंटरनेशनल बॉर्डर तक जा पहुंचा है। ये नतीजा निकल रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, आपने चीन का भी जिक्र कर दिया। देखिए, आप लोग बड़े हल्के में हिंदुस्तान के डिफेंस और पीस पॉलिसीज को ले लेते हैं, एक सेकंड में चैनल पे। वाह वाह वाह, कमाल। जिसको कोई नहीं मिला उसको मीडिया मिला। सुन तो लें, आपने हम पर ही चला दिया। आप वर्डिक्ट दे दीजिए। फिर आप देखिए, कोई पॉलिसी जो है कैसे किसी की नहीं, वर्डिक्ट नहीं, हमारा ऑब्जर्वेशन है सर। सामरिक नहीं ऑब्जर्वेशन नहीं, हमारा वर्डिक्ट नहीं है। ये तो देखिए, सबसे पहला क्वालिफिकेशन चाहिए कि आप कितने ताकतवर हैं, चाहे फाइनेंशियली, चाहे स्ट्रेटेजिकली, चाहे आर्मी बेस करके। हम चाइना के लिए उसकी काफी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, काफी मीट आउट किए हैं। अभी आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में बहुत सी चीजें और हुई हैं, तो वो हम धीरे धीरे उसको बराबर में कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप चाहे कोई बहुत कमजोर हो, बड़ा मजबूत हो, तो बराबर की बात नहीं होती है। बात तब बराबर की होती है विदेश नीति की, जब आप बराबर के ताकतवर हों। वो हर मामले में, चाहे सामरिक मामला हो, चाहे आर्थिक मामला हो, चाहे इंटरनेशनली आपके ग्रुप का मामला हो। तो बराबर तो पाकिस्तान चाइना का जवाब हो नहीं पाएगा। वो हम बहुत हो रहे हैं। नहीं, हम हो रहे हैं, हमारे बराबर पाकिस्तान नहीं हो पाएगा। बातचीत कभी नहीं होगी। हम इस बात को हमेशा प्रयास करते हैं कि हम पे कल कोई आरोप ये न लगाए कि हमने कोई पीस प्रोसेस या कोई दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था, हमने उससे हाथ नहीं बढ़ाने दिया। अभी नई सरकार आई है, 1 महीने हुए, अब वो ओपन हो गए हैं, क्योंकि उधर से गलतियां हुई हैं, उधर से गुस्ताखियां हो रही हैं, उधर से वायलेशंस हो रहे हैं, हमारे तरफ से नहीं। हम तो सर आपके उच्चायुक्त को बुलाकर तलब कर रहे हैं। आपने क्या किया इस मामले में? आपने क्या किया? मैसेज तो उन्होंने इंटरनेशनली ये दिया ना कि सीज फायर का उल्लंघन हिंदुस्तान की तरफ से हो रहा है। हम क्या मैसेज दे पाए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर? नहीं, हमने भी किया है। देखिए, ये खाली इस तरह से कह देने से अच्छा नहीं होगा। हमने बताया कि ये जो प्रोसेस है, हम पूरा अवसर दिए। हम ये मान के चल रहे थे कि अभी 2 प्रधानमंत्रियों की बैठक होनी है, इसलिए हम बहुत हार्ड तक पहले ना कर लें कि वो बातचीत न होने पाए, लेकिन उधर कोई सुधार होता दिख नहीं रहा है।
उधर उधर वो माहौल बनते दिखाया नहीं जा रहा है कि हम लोग को मिलना है, कुछ काम करने हैं, तो वो माहौल हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये दुनिया देख रही है, वो हमारे पक्ष में आएगा, आज नहीं कल पक्ष में आएगा, लेकिन उधर इस तरह का कोई प्रयास नहीं दिख रहा है। उधर तो ये परवाही नहीं की जा रही है कि दो देशों के प्रधानमंत्री मिलने वाले हैं तो उसके लिए एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, हम दिखाएं। तो ये दोनों में फर्क है, हमारी सोच में फर्क है, हमारा बेसिक फर्क ये है। इसी कारण से हम बार बार हमें हमारे साथ इस तरह की हरकत की जाती है, जो हम नहीं कर सकते वो करते हैं उसकी हरकत। चले अखिलेश जी, इस चर्चा वापस लौटने एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, वापस लौटते हैं इसी चर्चा में।